अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो टेस्ट सीरीज़ का आज अख्ताम हुआ। 2 मैच की टेस्ट सीरीज़ थी। बहुत ही मायूस कुन परफॉर्मेंस पाकिस्तान की इस सीरीज़ में रही। बहुत पैथेटिक परफॉर्मेंस ऐसा लगा, क्योंकि क्लब दर्जे की टीम एक न्यूजीलैंड के दौरे पे आई हुई है और परफॉर्मेंस भी क्लब दर्जे की ही थी। इंतहाई थर्ड क्लास परफॉर्मेंस पाकिस्तान की टीम की देखने की आई। और जब तक ये मौजूदा टीम मैनेजमेंट है, जिस तरह के नाअहल लोग हमारी टीम मैनेजमेंट का हिस्सा हैं, क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा हैं, जब तक इन काली भेड़ों से जान नहीं छूटेगी, पाकिस्तान की टीम की हालत इससे भी बद से बदतर होती चली जाएगी। आप इस टीम के साथ पाकिस्तान क्या तवक्को रखता है कि न्यूजीलैंड की टीम, जो कि अब टेस्ट रैंकिंग नंबर 1 हो गई है, उसको आप हरा के आ सकते हैं। लाखों रुपए तनख्वाहें ली जा रही हैं मिसबल हक मिसबल हक की तरफ से और वकाई यूनुस। जब इस तरह के नाअहल कोचेस हमारे टीम स्टाफ का हिस्सा होंगे तो फिर पाकिस्तान की क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज़ है। सत्यानाश करके रख दिया, बेड़ा गर्क कर दिया इस टीम का। यही टीम जो कि मिकी आर्थर के दौर में टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पे आई 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ बराबर करने के बाद। इसी तरह चैंपियंस ट्रॉफी मिकी आर्थर के अंडर इस टीम ने जीती। सरफराज ने एज ए कैप्टन 11 लगातार T20 सीरीज़ पाकिस्तान को जितवाई। इसके बावजूद उसको सैक करके मिसबल हक ने अपनी जगह बनाने के लिए पहले वो कमेटी में शामिल हुए और उसके बाद वो कोच भी बन गया। कप्तान उनको चीफ सेलेक्टर और कोच डुअल रोल मिल गया। वो एक ही रोल में क्या कम तबाही डालने वाले थे पाकिस्तान टीम की बर्बादी का, क्या कम उन्होंने सबब बनना था कि उनको 2-2 ओहदे दे दिए गए और 32 लाख रुपए तनख्वाहें दी जा रही थी। और इसी तरह वकाई यूनुस जिन्होंने माजी में पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत सत्यानाश किया है एज ए कोच, बॉलिंग कोच के तौर पे भी 2-2 बारियां लगा ली उन्होंने, और हेड कोच के तौर पे भी। और उनके पिछले टेन्योर और अब की भी अगर बात करें, उन्होंने ना सिर्फ उमर अकमल, कामरान अकमल, बल्कि मोहम्मद आमर के कैरियर्स का भी सत्यानाश किया। अब हाल ही में मोहम्मद आमर के रवैयों से, मिसबल हक के और कोचिंग स्टाफ के इंतहाई घटिया रवैयों से तंग आके उन्होंने क्रिकेट से किनारा कशी इख्तियार कर ली, रिटायरमेंट ले ली। यही कुछ सलूक समी असलम के साथ हुआ, जो कि सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग ओपनर हैं पाकिस्तान के, सबसे अच्छे ओपनर दिखाई देते हैं साउंड टेक्निक के साथ, लेकिन उनको भी इस तरह से निगलेक्ट किया गया नेशनल टीम के लिए कि वो तंग आके अमेरिका ही चले गए। तो जब तक इस तरह के अकरबा परवरी और इस तरह की बाइस्ड सिलेक्शन होती रहेगी, इस तरह के नालायक लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रहेंगे, एहसान मानी, वसीम खान, अजहर जाकिर हुसैन जैसे लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होंगे, और जिस तरह की मिसबल हक, वकाई यूनुस जैसे थर्ड क्लास कोचेस, जो कि पाकिस्तान टीम तो दरकिनार किसी स्कूल की टीम की कोचिंग के काबिल भी नहीं है, ना उनको किसी किस्म को उन्हें कोई कोचिंग कोर्सेज कर रखे हैं, ना उनको कि अगर आपने बहुत क्रिकेट खेल लिया, आप बहुत अच्छे बैट्समैन या बॉलर रहे हैं, इट डजंट मीन कि आप अच्छा और कामयाब कोच भी हो सकते हैं। कोचिंग की अगर बात करें तो सारा सत्यानाश करके रखा है हमारी टीम का इस टीम ने। और जो टीम सिलेक्शन है, जो खिलाड़ी लेके गए हुए हैं, 35 लोग दौरे पे लेके गए हुए हैं, और सिलेक्शन का ये मयार है। हमारे जो 3 फास्ट बॉलर्स जिनको मिसबा और वकार ने पिछले 8 मैचेस में खिला दिया, शहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद अब्बास और नसीम शाह, जो कि वकाई यूनुस के आंख का ख़ास तौर पे तारा बने हुए हैं, इन तीनों की इंतहाई पैथेटिक परफॉर्मेंस है। और किसी एक मैच में भी मुझे याद नहीं पड़ता कि इन तीनों ने 20 खिलाड़ियों को आउट किया हो। जो ओवरसीज़ मैचेस हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, न्यूजीलैंड के टूर पे, ऑस्ट्रेलिया के टूर पे और इंग्लैंड के टूर पे, आप देख रहे हैं कि बेहद पैथेटिक परफॉर्मेंसेस है। शाहीन अफरीदी फिर भी कंपैरेटिवली बेहतर बॉलर हैं, अगर उनको सही इस्तेमाल किया जाए, उनका वर्कलोड को मैनेज किया जाए तो डेफिनेटली स्पेयर हेड साबित हो सकते हैं। और इन सीरीज़ों में भी इन तीनों में सबसे बेहतर कारकर्दगी उनकी ही रही है। लेकिन मोहम्मद अब्बास की परफॉर्मेंस में बहुत बुरी तरह से सलाम पाया है। वो बॉलर जो पहले 10 मैचेस में 50 खिलाड़ी आउट कर रहा है, अगले 12 मैचेस में वो सिर्फ 32 विकेटें ले रहा है। पहले उनकी बॉलिंग रफ्तार फिर भी 132-34 के दरमियान थी, अब 120 से 125 के दरमियान आप अगर बॉलिंग कर रहे हैं और फिर आप नई गेंद से विकेट्स नहीं हासिल कर सकते, न्यूजीलैंड की कंडीशंस में आप आउट नहीं कर सकते, इंग्लैंड की सीमिंग कंडीशंस में अगर मोहम्मद अब्बास आउट नहीं कर सकता, तो वो कहाँ से स्पेयर हेड है। और यही हाल है नसीम शाह का, जो कि अंधाधुन आंखें बंद करके जोर लगा रहा है, बॉल स्पीड पे स्पीड निकालने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन
लाइन और लेंथ नाम की कोई चीज़ नहीं है। जब आप इस तरह 17-18 साल के बच्चों को उठा के टेस्ट क्रिकेट खिलाएंगे और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मुश्किल कंडीशंस में खिलाएंगे तो टीम का यही हाल होगा। जो 400 विकेटें लेके पाकिस्तान टीम के करीब उनको फटकने नहीं दिया जा रहा। ताबिश खान और एक दो और बॉलर्स हैं जिनके नाम मैं आगे चल के आपको लूँगा, वो 400 विकेटें लेके पाकिस्तान टीम के करीब नहीं फटक रहे, उनको ए टीम के काबिल भी नहीं समझा जा रहा। दूसरी तरफ नसीम शाह, मोहम्मद मूसा जैसे बॉलर्स जिन्होंने हार्डली 20-20 विकेटें भी नहीं ली हुई फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, उनको हीरो बना के और उनकी स्पीड के जो शादमाने बजाए जा रहे हैं और स्पीड स्टार कह के उनको पाकिस्तानी टीम के साथ खिलाया जा रहा। और हद तक की बात तो ये है कि मूसा खान के बारे में तो रिकी पॉन्टिंग तक ने ये कह दिया था जब पाकिस्तानी टीम अभी गुज़श्ता साल ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे थी कि ये बॉलर टेस्ट क्रिकेट के काबिल नहीं है। तो शेम ऑन पाकिस्तान टीम सेलेक्टर्स के जिन्होंने इस तरह के प्लेयर्स को सिलेक्ट किया और इस तरह के परफॉर्मेंसेस देने वाले ऑर्डिनरी प्लेयर्स को सिलेक्ट किया। दूसरी तरफ ताबिश खान जिसने 37-38 5 विकेट हॉल हासिल किए हुए हैं, सद्दफ हुसैन जिन्होंने 400 से ज़्यादा फर्स्ट क्लास विकेटें हासिल की हुई हैं और वो 10-10 12-12 सालों से फर्स्ट क्लास क्रिकेट की खाक छान रहे हैं। कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। उनकी परफॉर्मेंसेस, इतनी परफॉर्मेंसेस के बावजूद उनको ए टीमों के काबिल भी नहीं समझा जा रहा और इन बॉलर्स को साथ लेके जाया जा रहा जो कि एक इनिंग्स में 650 रन खा रहे हैं। और इस मैच में तो मुकाबला ही लगा हुआ था न्यूजीलैंड के बैट्समैन और पाकिस्तान के बॉलर्स के दरमियान कि कौन ज़्यादा सेंचुरियाँ करता है। और पाकिस्तानी बॉलर्स यकीन करेंगे जीत गए हैं क्योंकि पाकिस्तान के चारों बॉलर्स ने सेंचुरी प्लस स्कोर किया है और सिर्फ मोहम्मद अब्बास हैं वो भी नर्वस 90s का शिकार हुए हैं, 98 रन उन्होंने भी कंसीड किए हैं। तो इस बॉलिंग अटैक से अब क्या तवक्को रखते हैं कि न्यूजीलैंड की कंडीशंस में, इतनी आइडियल बॉलिंग कंडीशंस में, स्विमिंग कंडीशंस में, जहां उनके जिमी एडम्स अकेले काइल जेमिसन ने 11 विकेटें हासिल की, हमारे सारे बॉलर्स 5 बल्कि 7 बॉलर्स मिलकर सिर्फ 6 खिलाड़ियों को आउट कर सके। तो इससे अंदाज़ा हो जाता है कि पाकिस्तान की बॉलिंग कितनी ज़्यादा डिक्लाइन का शिकार हुई है। मासवाए बांग्लादेश और श्रीलंका के पाकिस्तानी होम बॉलर्स ने अपने होम ग्राउंड पर कुछ बेहतर परफॉर्मेंसेस ज़रूर दी, लेकिन अगर आप ओवरसीज़ इनके ट्रैक उठा के देख लें तो पिछले साल किसी भी पाकिस्तानी बॉलर ने एक इनिंग्स में 5 विकेट की परफॉर्मेंस नहीं पेश की। फास्ट बॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि बहुत अलार्मिंग चीज़ है। नए बॉल से हमारे बॉलर्स आउट नहीं कर रहे, रिवर्स स्विंग का 8 हमारे बॉलर्स को अब नहीं आता। और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका की कंडीशंस में जो कि बहुत आइडियल कंडीशंस है फास्ट बॉलर्स के लिए, अगर हम नहीं आउट कर सकते तो फिर और कहाँ आउट करेंगे। रही यासिर शाह की बात, वो भी सिर्फ एशियन कंडीशंस के बॉलर है, सब कॉन्टिनेंट में वो ज़रूर आउट करता है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड की कंडीशन में वो पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो जाता है। इंग्लैंड में फिर भी उसकी कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं, लेकिन बाकी जगहों पे तो वो बिल्कुल ही तितर बितर है उनकी परफॉर्मेंस। तो बैटिंग की अगर बात कर लें तो फवाद आलम की थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, जो कि बड़ा ववीला मचाया हुआ था उन्होंने कि मुझे 10 साल बाहर रखा, मेरे साथ बड़ी ज़्यादती, सिलेक्टर्स ने ये कर दिया वो कर दिया। बिल्कुल मैं सेकंड करता हूँ उनको, मैं पहले भी उनके बारे में बात करता रहा हूँ कि उनके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। 10 साल उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म किया है, 34-35 सेंचुरियाँ उनके क्रेडिट पे हैं, 12,000 से ज़्यादा रन बनाए हुए उन्होंने। डेब्यू पे 168 श्रीलंका के खिलाफ किए थे, जो कि अभी भी रिकॉर्ड हो किसी फॉरेन सॉइल पे पाकिस्तानी किसी प्लेयर का डेब्यू पे हाईएस्ट स्कोर है इंडिविजुअल। लेकिन उनसे कोई ये सवाल तो करे कि जब से वो पाकिस्तान की टीम में वापस आए हैं, उन्होंने जो 4 टेस्ट मैचेस और 7 इनिंग्स खेली हैं, सवाए ये माउंट मैंगनोई टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में उनकी जो सेंचुरी है वो भी उनकी अपनी ज़ात के लिए ज़रूर काम आई, उनके कैरियर को ज़रूर इससे इस्तेकाम मिला। लेकिन पाकिस्तान टीम के वो सेंचुरी भी किसी काम नहीं आई, क्योंकि जब सेंचुरी के बाद बाकी का काम रह गया था, मैच ड्रॉ होने के लिए उनको एक विकेट पर स्टे करना था, वो विकेट अपनी थ्रो करके चलते बने, जिसका ये मतलब हुआ कि उन्होंने अपनी ज़ात के लिए तो खेल लिया लेकिन अपनी टीम को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सके। फिर इस तरह के प्लेयर्स बाद में रोने रोते हैं कि हमें सेलेक्ट नहीं किया जाता, हमारे से ज़्यादती होती है। भाई जब आपको सेलेक्ट किया गया है तो आप अपनी वर्थ प्रूफ करें। आप अगर मैच वो जीत बराबर कराने में कामयाब हो जाते रिजवान के साथ तो आप डेफिनेटली हीरो करार पाते। ठीक है, रिजवान को एक अच्छी बॉल पड़ी और वो आउट हो गए, लेकिन फवाद आलम को क्या मजबूरी थी कि डाउन द लेग साइड बॉल है और शॉर्ट पिच बैराज बॉलिंग कर रहे हैं नील वैगनर, और उसके ऊपर डाउन द लेग साइड वो पुल शॉट करके खेल के वो आउट हो रहे हैं, जबकि ट्रैप सेट किया हुआ है, लेग स्लिप भी है,
फॉरवर्ड शॉट लेग भी है। इस तरह की बैटिंग जब आप करेंगे, आप अपनी सेंचुरी तो मुकम्मल कर ली, लेकिन जब टीम के लिए आपकी ज़्यादा ज़रूरत पे थी कि आप मज़ीद चंद वो सर्वाइव करते और मैच बराबर करते, आप वो काम नहीं कर सके। और उसके बाद भी आप देख लें कि इस इनिंग्स में भी उन्होंने 16 रन किए, 30-40 बॉलिंग की, जब बिल्कुल सेट हो गया और एक फजूल और स्टूपिड सी शॉट खेल के वो आउट हो गए। ठीक है, यही हाल अजहर अली का, जिनको 3 इनिंग्स में चांस में उन्होंने स्टार्ट लिया, एक में 34, एक में 37 किए, 93 रन की बड़ी इंप्रेसिव इनिंग्स खेली उन्होंने। पहली इनिंग्स जो इस टेस्ट मैच की थी क्राइस्टचर्च की, उसमें भी उनको सेंचुरी स्कोर करनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह उनका एक्सपीरियंस है 83-84 टेस्ट मैचेस खेलने के बाद, वो उनकी परफॉर्मेंस किसी तरह से भी शान नहीं थी। और पहले टेस्ट में जहां उनको बिल्कुल अपना किरदार अदा करना चाहिए था, दोनों मैचेस इनिंग्स में वो बुरी तरह से फ्लॉप हुए और पाकिस्तान को उनकी सीनियरिटी का किसी किस्म का फ़ायदा नहीं हुआ। और सबसे बुरी और पैथेटिक परफॉर्मेंस रही हमारे नाम नहाद सुपरस्टार शान मसूद की, जो कि अपने आप को बहुत बड़े डेविड वार्नर के लेवल के प्लेयर समझते हैं और रिकॉर्ड बदतरीन परफॉर्मेंस के उन्होंने रिकॉर्ड काम कर दिया। इस टूर पे 4 मैच इनिंग्सों में से 3 इनिंग्स में वो 0 पे आउट हुए और तारीख में किसी ओपनर की इतनी बदतरीन परफॉर्मेंस किसी 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ में इससे पहले देखने में नहीं आई, जो कि शान मसूद ने जो परफॉर्मेंस इस सीरीज़ में पेश की। तो बुरी तरह से न्यूट्रलाइज हुए शान मसूद, और इंग्लैंड में 156 रन की एक बड़ी इंप्रेसिव उन्होंने इनिंग्स खेली थी। उसके बाद से उनकी परफॉर्मेंस में बहुत बुरी तरह से स्लम्प आया हुआ है। उनको ये भी नहीं पता कि स्विमिंग बॉल के ऊपर जब गेंद सीम हो रहा है, स्विंग हो रहा है, तो वो ऑन द राइज ड्राइवे मार रहे हैं, अवे फ्रॉम द बॉडी खेल रहे हैं, एंगुलर बैट के साथ खेल रहे हैं। और फिर और लगता है उनके हाथों पे तो मक्खन लगा के इस मैच में उन्होंने शिरकत की है, या फिर तेल लगाया हुआ था। 3-4 कैचेस स्लिप में उन्होंने ड्रॉप किए अकेले शान मसूद ने। तो जब इस तरह के अपने के ओपनर्स होंगे, फिर आबिद अली को देख लें, अगर उन्होंने कंपैरेटिव रेजिस्टेंस दिखाई दूसरे मैच में, लेकिन जब आप टीम के ओपनर हैं और आपसे तवक्कुआत हैं और आप 20-30 कर भी लेते हैं, उसके बाद आप इस तरह से आउट हो जाएंगे, तो आप टीम को कोई भला नहीं कर रहा है और ज़्यादा देर आप टीम के साथ नहीं रह सकते। तो डेफिनेटली बहुत बिलो पार परफॉर्मेंस थी दोनों ओपनर्स की। फिर अजहर अली की भी मैंने बात की, और हारिस सोहेल की परफॉर्मेंस भी बहुत ही पैथेटिक रही। एशियन कंडीशंस में वो बहुत परफॉर्म करते हैं, लेकिन जैसे वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका की कंडीशंस में आते हैं, वो बिल्कुल ही खेलना भूल जाते हैं, हाथ पांव फूल जाते हैं, ऑन द राइज वो ड्राइव मारते हैं स्विंगिंग बॉल को, ना उनको सीधे बैट से वो खेल रहे हैं, ना उनको लेफ्ट करनी आ रही है, पुल पे वो इतने वीक हैं और बिल्कुल उनको कुछ समझ नहीं आती है। ऐसे वो खेल रहे हैं जैसे कि फ्लैट विकेट पे बैटिंग कर रहे हो, बिल्कुल बॉल को छोड़ना तक नहीं आ रहा उनको, और बिल्कुल पूरी तरह से नाकाम हुए हैं। मतलब और फिटनेस उनकी बहुत ही ख्याल में आ रही है। इस तरह की फिटनेस और इस तरह की आप टेक्निक के साथ बिल्कुल कभी भी फॉरेन सोइल्स पे आप परफॉर्म नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली उनका एग्जैक्ट होना बिल्कुल बनता है। हारिस सोहेल की परफॉर्मेंस बहुत पैची रही। अब थोड़े से 2-3 पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर तो नेगेटिव एस्पेक्ट्स इस सीरीज़ से रहे। 2-0 से पाकिस्तान सीरीज़ भी हारा, रैंकिंग में 7वें नंबर पर चला गया, न्यूजीलैंड नंबर 1 हो गई। लेकिन 2-3 ब्राइट एस्पेक्ट्स भी हैं, पॉजिटिव्स भी हैं, उन पर भी डेफिनेटली बात करनी चाहिए। अगर अब हम वीकनेसेस की बात कर रहे हैं तो कुछ स्ट्रेंथ्स की बात करनी चाहिए। मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस बहुत आउटस्टैंडिंग इस दौरे में रही। अगरचे टीम की किसी को काम नहीं आई, लेकिन 4 इनिंग्सों में से 3 इनिंग्सों में उन्होंने 50+ स्कोर किया। बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, कीपिंग भी पहले मैच में बड़ी अच्छी उन्होंने की और कैप्टनसी भी कदरे बेहतर से, लेकिन दूसरे मैच में वो बहुत खोए नजर आए। विकेट कीपिंग में भी 2-3 से ब्लेमिशेस हुए, बैटिंग भी दूसरे इनिंग्स में वो जल्दी आउट हुए। और लेकिन ओवरऑल बहुत इंप्रेसिव शो था उनका। इंग्लैंड के दौरे पे भी बड़ी इंप्रेसिव उन्होंने बैटिंग और विकेट कीपिंग की थी और मैन ऑफ द सीरीज़ हुए थे पाकिस्तान की तरफ से। ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने एक 95 रन की इनिंग्स खेली थी। तो ये चीज़ जाहिर करती है कि मोहम्मद रिजवान में बहुत टैलेंट और गट्स हैं। और पाकिस्तानी जो चंद ऐसे प्लेयर हैं जो कि फॉरेन सोइल्स पे, बाउंसी विकटों पे, स्विमिंग ट्रैक्स में अच्छी बैटिंग करते हैं, उनमें से मोहम्मद रिजवान है। और उन्होंने डेफिनेटली अपनी बैटिंग और विकेट कीपिंग से अपने आप को जो है ना फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर और फर्स्ट चॉइस बैट्समैन पाकिस्तान टीम के लिए साबित कर दिया। तो डेफिनेटली एक अच्छा साइन है, पाकिस्तान को एक बेहतरीन बल्लेबाज विकेट कीपर मिला है। तो दूसरी तरफ फ़हीम अशरफ ने अपने इस टूर पर डेफिनेटली सिलेक्शन को बहुत हद तक जस्टिफाई किया, इस सेंस में कि उन्होंने बड़ी इंप्रेसिव बैटिंग की है
बॉलिंग में उनके अभी भी बहुत मेहनत की ज़रूरत है, लेकिन वो 2-3 साल से फ़हीम अशरफ को साथ रखा हुआ है, उनको एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही टेस्ट मैचेस में। लेकिन इट्स अबाउट टाइम कि फ़हीम अशरफ अब डिलीवर करे। अब डिलीवर करने का टाइम है। उनको इस तरह से 20-30 रन बनाने में या एक आध विकेट लेने से बात नहीं बनेगी। इस टूर पर बड़ी अच्छी इंप्रेसिव बैटिंग की उन्होंने, और वो चंद पाकिस्तानी बैट्समैनों में से थे जिन्होंने न्यूजीलैंड के बॉलरों को शॉर्ट पिच बॉल पर बहुत अच्छा और बड़ा इंप्रेसिवली खेला, वरना तमाम बॉलर्स बैट्समैन बुरी तरह से स्ट्रगल करते नजर आए शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट। तो उनकी परफॉर्मेंस इंप्रेसिव थी, जो कि ब्राइट स्पॉट है पाकिस्तान के लिए। इसके अलावा जफर गौर को डेब्यू करवाया गया, लेकिन कंडीशंस बिल्कुल गलत में डेब्यू करवा दिया गया। स्विमिंग ट्रैक पे अगर आप ग्रीन टॉप विकेट पे स्पिनर्स को डेब्यू कराएंगे तो उसके लिए कोई होप नहीं है कि वो ज़्यादा परफॉर्म कर सके। लेकिन विद द बैट उन्होंने दोनों इनिंग्स में गट्स दिखाए। पहले इनिंग्स में 34, दूसरे में 37 रन स्कोर किए। लेकिन इट्स इम्पेरेटिव कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ में उनको स्पिनिंग विकेटों पर यासिर शाह के साथ मौका दिया जाए ताकि वो अपने सलाहियतों का भरपूर इजहार कर सकें। लेकिन एक चीज़ ज़रूर बेहतर की कि यासिर शाह को ड्रॉप किया गया, और आने वाले अरसे में भी यासिर शाह को फॉरेन सॉइल्स पे नहीं टेस्ट मैचेस खिलाए जाने चाहिए, क्योंकि यासिर शाह ने अपनी इतनी एबिलिटी और गट्स नहीं दिखाया कि फॉरेन सॉइल्स पे वो परफॉर्म कर सकें। एशियन कंडीशंस के वो बहुत अच्छे बॉलर हैं। लेकिन बहरहाल ऑल इन ऑल एक ये थोड़ा सा मैंने पोस्टमार्टम किया पाकिस्तान टीम का। बहरहाल जब तक ये सिस्टम नहीं चेंज होगा, जब तक ये रोटन एग्स जो है हमारी क्रिकेट में, जो मिसबाह हक और वक़ार यूनुस, और जब तक ये एहसान मानीज़ और वसीम खान वगैरह ये मौजूद रहेंगे, इस तरह के मिसमैच होता रहेगा, इस तरह की पैथेटिक परफॉर्मेंसेस सामने आती रहेंगी, जब तक फेयर सिलेक्शन कमेटी नहीं होगी, फेयर सिलेक्शन नहीं होगी, और ये शान मसूद जैसे पर्ची प्लेयर्स से जान नहीं छूटेगी, पाकिस्तान क्रिकेट नीचे ही जाती चली जाएगी। अब पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका के खिलाफ आने वाले दिनों में 26 जनवरी से टेस्ट सीरीज़ शुरू होने वाली है। बहुत ज़रूरी कि पाकिस्तानी टीम इस शर्मिंदगी से बाहर निकले और अपने होम ग्राउंड पे कुछ होश के नाखुन ले, कुछ शर्मिंदगी करें प्लेयर, और होम ग्राउंड पे कम से कम साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छा और डट के मुकाबला करें, और कोई एक सीरीज़ तो जीतें, तो कुछ पाकिस्तान टीम को आसरा हो, और टेस्ट क्रिकेट में थोड़ी सी उनकी जो इज़्ज़त जो बुरी तरह से मजरूह हुई है थोड़ी सी रिस्टोर हो। तो बहुत लंबी चौड़ी इस पर मज़ीद बात हो सकती है, लेकिन इनफ इज़ इनफ। बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत जल्द सुधारने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह इस पर मज़ीद आने वाले दिनों में बात होती रहेगी। सीरीज़ साउथ अफ्रीका के हवाले से भी बात होगी। लेकिन जाने से पहले वही आपसे रिक्वेस्ट जो मैं हमेशा करता हूँ कि जो लोग मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं, चैनल को पहली दफ़ा देख रहे हैं, लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त पहुँच सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक और शेयर करना भी मत भूला करें, और काइंडली पूरी वीडियो देखा करें, आखिर तक वीडियो को देखा करें, दरमियान में स्किप मत किया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप रखें अपना बहुत सारा ख्याल, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।